लड़के वाले मेरी ननद को देखकर जा चुके थे। उनके चेहरे से हमेशा की तरह नकारात्मक प्रतिक्रिया ही देखने को मिलती थी। कोई कमी नहीं थी उनमें पढ़ी लिखी, अच्छी काट काठी की। नैनास भी अच्छे ही कहे जाएंगे, रंग ही तो सांवला है। नकारात्मक उत्तर मिलने पर सब यही सोचकर संतोष कर लेते कि जब कुदरत चाहेगी तब रिश्ता तय होगा। लेकिन दीदी बेचारी बुझ सी जाती थी। उम्र भी तो कोई चीज होती है। इस मई को दीदी पूरे 30 साल की हो चुकी हैं। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ेगी त्यों त्यों रिश्ता मिलना और कठिन हो जाएगा। सोच सोच कर मेरे सास ससुर को रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन जिस चीज से तो भी संबंध नहीं जोड़ा जा सकता ना, कम से कम मानसिक स्तर तो मिलना ही चाहिए। एक सांवले रंग के कारण उसे विवाह करके कुएं में तो नहीं ढकेल सकते, सोचकर सास ससुर अपने मन को समझाते रहते। मेरे पति रवि दीदी से साल भर छोटे थे, लेकिन जब दीदी का रिश्ता किसी तरह भी होने में नहीं आ रहा था तो मेरे सास ससुर को बेटे रवि का विवाह करना पड़ा था। अभी तो हमारा प्रेम विवाह मेरे परिवार वाले भी मेरे विवाह को लेकर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी जोर दिया तो उन्हें मनाना पड़ा। आखिर कब तक इंतजार करते। मेरे पति रवि अपनी दीदी से बहुत प्यार करते थे। आखिर करते क्यों नहीं। बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और इतनी ऊंची पोस्ट पर घर में सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। रवि ने मुझे विवाह के तुरंत बाद ही समझा दिया था। उन्हें कभी यह महसूस ना होने दो कि इस घर पर बोझ है। उनके सम्मान को कभी ठेस नहीं। इसीलिए कोई भी निर्णय लेते समय सबसे पहले उनसे सलाह ली जाती थी। भी हमारा बहुत ख्याल रखती थी। मैं अपनी माँ की एकलौती बेटी थी, इसलिए उनको पाकर मुझे लगा जैसे बड़ी बहन मिल गई हो। एक बार रवि ऑफिस टूर पर गए थे। रात काफी हो चुकी थी। सास ससुर भी गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन दीदी अभी ऑफिस से नहीं लौटी थी। चिंता के कारण मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। तभी कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। दीदी कार से उतर रही थी। उनकी बगल में कोई पुरुष बैठा था। कुछ अजीब सा लगा कि हमेशा ऑफिस की कैब उन्हें छोड़ने आती थी। आज कैब के स्थान पर कार में उन्हें कौन छोड़ने आया है? जागता देखकर उन्होंने पूछा, सोई नहीं अभी तक? आपका इंतजार कर रही थी। आपके घर लौटने से पहले मुझे नींद कैसे आ सकती है मेरी अच्छी दीदी। मैंने उनके गाल में बाहें डालते हुए उनके चेहरे पर खोजी नजर डालते हुए कहा, आपके लिए खाना ला दूं? नहीं, ऑफिस में ही खा लिया था। अब तू जाकर सो। गुड नाइट दीदी, मैंने कहा और सोने चली गई। लेकिन आंखों में नींद कहाँ। दिमाग में विचार आने लगे कि कोई तो बात है। पिछले कुछ दिनों से दीदी कुछ परेशान और खोई खोई सी रहती हैं। ऑफिस की समस्या होती तो घर में अवश्य बताती। कुछ तो ऐसा है जो भाई कम और मित्र अधिक हैं, समझा नहीं करती। और आज इतनी रात को देर से आना, वो भी किसी पुरुष के साथ। जरूर कुछ दाल में काला है। इसी पुरुष से विवाह करना चाहती तो पूरा परिवार जानकर बहुत खुश होता। सब उनके खुशी के लिए उनकी पसंद के किसी भी पुरुष को स्वीकार करने में तनिक भी देर नहीं लगाएंगे। ना तो मैं अपने विवाह के बाद जान गई हूँ, लेकिन बात कुछ और ही है जिसे बता नहीं रही है। लेकिन मैं इसकी ताहत जानकर रहूंगी। मैंने मन ही मन तय किया और फिर गहरी नींद की गोंद में चली गई। 6 बजे आंखें खुली तो देखा दीदी ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। मैंने कहा, क्या बात है दीदी, आज जल्दी? मेरी बात पूरी होनी हो पहले से बोली। हाँ, जरूरी मीटिंग है इसीलिए जल्दी जाना है। नाश्ता भी ऑफिस में कर लूंगी, देर हो रही है, बाय। मेरे कुछ बोलने से पहले ही तीर की तरह घर से निकल गई। बाहर जाकर देखा वही गाड़ी थी इससे पहले की। ड्राइवर को पहचानूं, वो फुर से निकल गई। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि अवश्य दीदी किसी गलत पुरुष के चंगुल में फंस गई हैं। हो ना हो विवाहित है। मुझे कुछ जल्दी करना होगा, लेकिन घर में बिना किसी को बताए, वरना अपने को बहुत अपमानित महसूस करूंगी। रात को वही व्यक्ति दीदी को छोड़ने आया।
आज उसकी शक्ल थोड़ी सी झलक देखने को मिली थी, क्योंकि मैं पहले से ही घाट लगाए बैठी थी। सास ससुर ने जब देर से आने का कारण पूछा तो बिना रुकी अपने कमरे की ओर जाते हुए थकी स्वर में बोली, ऑफिस में मीटिंग थी, थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। आजकल क्या हो गया है इस लड़की को, बिना खाए सो जाती है। छोड़ दे ऐसी नौकरी, हमें नहीं चाहिए। न खाने का ठिकाना न सोने का, माँ बड़बड़ाने लगी। तो मैंने उन्हें शांत कराया कि चिंता ना करे, मैं उनका खाना उनके कमरे में पहुंचा दूंगी, निश्चित होकर सो जाइए। मैं खाना लेकर उनके कमरे में गई तो देखा फोन पर किसी से बात कर रही थी। मुझे देखते ही फोन काट दिया। मेरे अनुरोध करने पर उन्होंने थोड़ा सा खाया। खाना खाते हुए मैंने पाया कि पहले के विपरीत अपनी आंखें चुराते हुए खाने को जैसे निगाल रही थी। कुछ भी पूछना उचित नहीं लगा। उनके बर्तन उनके लाख मना करने पर भी उठाकर लौट गई। 2 दिन बाद रवि लौटने वाले थे। मैं अपनी सास से शॉपिंग का बहाना करके घर से सीधे दीदी के ऑफिस पहुंच गई। मुझे अचानक आया देखकर एक बार तो घबरा गई कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मुझे ऑफिस आना पड़ा। मैंने उनके चेहरे के भव भमकाते हुए कहा, अरे दीदी कोई खास बात नहीं, यहाँ मैं कुछ काम से आई थी, सोचा आपसे मिलता चलूं। आजकल आप घर देर से आती हैं, इसीलिए आपसे मिलना ही कहाँ हो पाता है। चलो ना दीदी, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, घर चलते हैं। नहीं, बहुत काम है, बॉस छुट्टी नहीं देगा। पूछकर तो देखो, शायद मिल जाए। अच्छा, कोशिश करती हूँ, कहा उन्होंने जबरदस्ती। मुस्कुराने की कोशिश की, फिर बॉस के कमरे में चली गई। बॉस के ऑफिस से निकली तो वो भी उनके साथ था। अरे ये तो वही आदमी है जो दीदी को छोड़ने आता है। मेरे मुंह से बेशक निकल गई। मैंने चारों ओर नजर डाली। अच्छा हुआ आसपास कोई नहीं था। दीदी को इजाजत मिल गई थी। उनका बॉस उन्हें बाहर तक छोड़ने आया। इसका मुझे कोई औचित्य नहीं लगा। मैंने उनको कुलडाने के लिए कहा, वहाँ दीदी बड़ी शान है, आपका बॉस आपको बाहर तक छोड़ने आया। ऑफिस के सभी लोगों को आपसे ईर्ष्या होती होगी। दीदी फीकी सी हंसी हंसती, कुछ बोली नहीं। सास भी दीदी को जल्दी आया देखकर बहुत खुश हुई। रात को सभी गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक दीदी के कमरे से उल्टियाँ करने की आवाज आने लगी। मैं उनके कमरे की तरफ लपकी कुर्सी पर निढल पड़ी थी। मैं उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है दीदी? ऐसा तो हमने कुछ नहीं खाया कि आपको नुकसान करे, फिर बदहजमी कैसे हो गई आपको? अचानक मेरा माथा ठकना कि कहीं दीदी। मैंने उनके दोनों कांधे हिलाते हुए कहा, दीदी कहीं आपका बॉस? सच बताओ दीदी, इसलिए आप इतनी सुस्त। बताओ ना दीदी, मुझसे कुछ मत छिपाइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मेरा विश्वास करो। मेरा प्यार भरा स्पर्श पकड़कर और सतापने भरे शब्द सुनकर मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और सकारात्मक में सिर हिलाने लगी। मैं सकते में आ गई कि कहीं ऐसी स्थिति ना हो गई हो कि अबॉर्शन भी ना करवाया जा सके। मैंने कहा, दीदी आप बिल्कुल ना घबराए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। बस आप सारी बात मुझे सुना दीजिए। जरूर उसने आपको धोखा दिया है। दीदी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, ये बॉस नए नए ट्रांसफर होकर मेरे ऑफिस में आए थे। आते ही उन्होंने मेरे में रुचि लानी शुरू कर दी और एक दिन बोले कि उनकी पत्नी की मृत्यु 2 साल पहले ही हुई है। उनको घर खाने को डोंकता है, अकेलेपन से घबरा गए हैं। क्या मैं उनके जीवन के खालीपन को भरना चाहूंगी? मैंने सोचा शादी तो मुझे करनी ही है, इसलिए मैंने उनके प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। मैंने उनसे कहा कि मेरे मम्मी पापा से मिल ले। उन्होंने कहा कि ठीक है, जल्दी घर जाएंगे। मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरी शादी को लेकर घर में सब बहुत परेशान हैं, सब उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया कि शादी से पहले मैं उनका घर तो देख लूं, जिसे मुझे भविष्य में रहना है। मैं उनकी बातों में आ गई और उनके साथ उनके घर चली गई। वहाँ उनके चेहरे से उनका बनावटी मुखौटा उतर गया। उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया और धमकी दी।
यदि मैंने किसी को बताया तो उनके कमरे में मेरे ऐसे फोटो हैं जिसे देखकर मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। होश में आने के बाद जब मैंने पूरे कमरे में नजर डाली तो मुझे पल भर की भी देर यह समझने में ना लगी कि वो शादीशुदा है। उसी समय उसकी पत्नी कहीं गई हुई थी। मैं क्या करती, बदनामी के डर से मुंह बंद कर रखा था। मैं लुट गई, अब क्या करूं, कहकर फिर से फुट फुट कर रोने लगी। तब मैंने उनको अपने से लिपटाते हुए कहा, आप चिंता ना करें दीदी, मैं देखती हूँ वो कैसे आपको ब्लैकमेल करता है। सबसे पहले मेरी फ्रेंड डॉक्टर के पास जाकर अबॉर्शन की बात करते हैं, उसके बाद आपके बोझ से निपटेंगे। आपकी तो कोई गलती नहीं है। आप डर रही थी, इसी का फायदा वो उठा रहा था। आप निश्चित होकर सो जाइए, मैं हूं ना, आज मैं आपके कमरे में ही सोती हूँ। और फिर मैंने मन ही मन सोचा कि अच्छा है, पति बाहर गया है और सास ससुर का कमरा दूर होने के कारण आवाज से उनकी नींद नहीं खुली थी। थोड़ी ही देर में दोनों को गहरी नींद ने घेरा। अगले दिन दोनों ननद भाभी किसी फ्रेंड के घर जाने का बहाना करके डॉक्टर के पास जाने के लिए निकले। डॉक्टर चेकअप कर बोली, यदि एक हफ्ता और निकल जाता तो अबॉर्शन करवाना खतरनाक हो जाता। आप सही समय पर आई हैं। मैंने भब्बा ट्रिक में अपनी डॉक्टर फ्रेंड को गले से लगा लिया। बोली, सरिता तुम्हें पता है, ऐसे कई केस रोज मेरे पास आते हैं। भोली भाली लड़कियों को ये दरिंदा अपने जाल में फंसा लेते हैं और बदनामी के डर से सब सहती रहती हैं। लेकिन तुम तो स्कूल के जमाने से ही बड़ी हिम्मत वाली रही हो। यदि वो अमीर जिसने तुम्हें तंग करने की कोशिश की थी, तब तुमने प्रिंसिपल से शिकायत करके उसे स्कूल से निकलवा कर ही दम लिया था। अरे विनीता, तुझे अभी तक याद है क्या दिन थे? और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। पारुल के चेहरे पर भी आज बहुत दिनों बाद मुस्कुराहट दिख गई थी। अबॉर्शन हो गया। घर आकर मैंने अपनी सास से बोली, दीदी को फ्रेंड के घर में चक्कर आ गया था, इसलिए डॉक्टर के पास होकर आए हैं। उन्होंने बताया है कि खून की कमी है। खाने का ध्यान रखें और एक हफ्ते की बेड रेस्ट लें, चिंता की कोई बात नहीं है। सास ने दुखी मन से कहा, मैं तो कब से कह रही हूँ खाने का ध्यान रखा करो, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। एक हफ्ते में ही दीदी भली चंगी हो गई। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम कितनी अच्छी हो भाभी, मुझे मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। तुमने माँ से भी बढ़कर मेरा ध्यान रखा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ऐसी भाभी सबको मिले।